नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात धार्मिक उन्माद पर नीतीश के धर्मशास्त्र की। पिछले एक हफ्ते में देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की, कई जगहों पर सांप्रदायिकता की आग जानबूझकर भड़काई गई। जैसा कि 2 दिन पहले दिल्ली में भी हुआ। सांप्रदायिक हिंसा पर सीएम नीतीश ने क्या कहा, पहले वो सुनिए और फिर खबर तो समझिए। हनुमान जयंती पर दिल्ली में हिंसा। रामनवमी पर देश के 10 राज्यों में हिंसा। लोहरदगा में स्लीपर सेल वाली साजिश। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई। तकरीबन 10 राज्यों में सांप्रदायिकता की आग भड़काई गई। हनुमान जयंती पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा भड़की। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकली शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि दंगा फसाद और गड़बड़ी करने वालों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम पर दूसरे जगह चाहे जितनी आग लगाई जाए, लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में माहौल शांतिपूर्ण है। नीतीश कुमार ने 2006 से पहले वाले बिहार में सामाजिक माहौल का भी हवाला दिया। कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है। देश में एकाएक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अमन की फिजाओं में नफरत घोलने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि आखिर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? कौन है जो अमन का दुश्मन है? कौन है जो भाईचारे को नफरत की आग में झुलसाना चाहता है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए कि नीतीश ने 2006 के पहले बिहार के माहौल का हवाला आखिर क्यों दिया। 3 दशक पहले अक्टूबर 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। 2 महीने तक हिंसक घटनाएं जारी रही, एक के बाद एक घटनाएं 2 महीने तक लगातार होती रही थी। भागलपुर शहर और उसके आसपास के तकरीबन 250 गांव इसकी वजह से प्रभावित हुए थे। भागलपुर दंगा ने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। 2006 में नीतीश कुमार ने आयोग बनाया। शमसूल हसन और आरएन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट में 1852 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी अगर आंकड़ों की बात करें तो यह संख्या 1070 लोगों की बताई गई थी। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता को संभाला। 2006 के बाद से बिहार में दंगों में कमी आनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को सख्त किया, लिहाजा बाद के काल में दंगों का नहीं हुए, लेकिन उसकी संख्या जो है वो काफी कम हो गई। दंगे हुए जरूर, लेकिन उसकी संख्या में कमी आती चली गई। और इसीलिए आज जब लगातार होते ऐसे घटनाओं का जिक्र किया गया तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बेबाकी से सीधे तौर पर यह कहा कि अभी के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो इसमें काफी कमी आई है और प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जाहिर है नीतीश कुमार ने धर्म की आड़ में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है, लेकिन सवाल ये कि देश में नफरत की आग आखिर फैला कौन रहा है?
एक के बाद एक हिंसा संयोग है या फिर साजिशन प्रयोग है? पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। काम पर पत्थरबाज, नहीं आ रहे बाज। 3 त्योहार, 3 प्रदेश, तीनों जगह दंगे। दंगा महज संजोग या साजिशन प्रयोग? दंगे का दाग, क्यों फैल रही है ये आग? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, पहले इन तस्वीरों को देखिए। देश का दिल यानी दिल्ली और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंगे। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं, देश के भाईचारे को लाचार करने वाली हैं। बावजूद इसके पत्थरबाजी जारी है, वो भी धड़ल्ले से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में। यही वो गली है, आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि इस गली से ही वो पत्थर आया है, क्योंकि इसी गली में एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी पकड़ने गए थे। यहाँ पर सीआईएसएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी तैनात है, लेकिन बावजूद इन तमाम लोगों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और उसके बाद भी पत्थर फेंका जा रहा है। प्रशासन की तरफ से एक बार फिर लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अफवाहों से बचने की अपील की गई। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं। इधर जांच का काम तेज हो गया है, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो भी आरोपी हम पकड़ें उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हो, ताकि हम एक अच्छी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर सकें। शनिवार को हुए दंगे के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर सोमवार को भी पत्थर फेंके गए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें सच नहीं दिखता या फिर सियासत ने अंधा कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी एक बार फिर दंगों के जरिए अपनी राजनीति चमकाते नजर आए, जबकि पुलिस ने अनेक आरोपों को बेबुनियाद बताया। चलिए ओवैसी के आरोप और पुलिस के जवाब सुन लीजिए। 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल है। क्या कर रहे हैं भाई आप? वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पत्थरबाजी के ऊपर। जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। आपने आरोप भी सुने और जवाब भी सुने। सच यही है कि दोनों तरफ के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। चलिए अब आपको जहांगीरपुरी की ही 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ओवैसी ने जिसे शिकार बताया, उनकी तरफ से पुलिस पलटन पर पत्थरबाजी हुई, जबकि दूसरा पक्ष भजन कर रहा है। क्यों, ये आप खुद सुनिए। सुख शांति के लिए जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसकी सुख शांति के लिए रख रहे हैं। हमें परसों से बहुत डर लगा है, पर आज इतना डर नहीं है कि आज फोर्स हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहांगीरपुरी में ही धर्म की आड़ में नफरत का ज्वालामुखी फूटा है। ये तीनों तस्वीरें इसी महीने की हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के करौली की है, जहां 2 अप्रैल को 9 वर्ष की झांकी पर हमला हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां 10 अप्रैल को रामनवमी की झांकी को निशाना बनाया गया, जबकि तीसरी तस्वीर 17 अप्रैल की है, जब हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी जल उठा। जहांगीरपुरी के दंगे के पीछे साजिश का आरोप लग रहा है। सोचने की बात यह है कि तीनों घटनाओं में पत्थरबाजी कॉमन है। सवाल है कि अगर घटनाएं अचानक हुई तो फिर मौकाए वारदात पर एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? इस साजिश के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या दंगों की आग में झुलस रहा है देश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ऐसे में समझना जरूरी है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करेंगे। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हिंसा भड़की थी। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की जाती है।
एक के बाद एक पत्थर छोड़े गए लोगों के ऊपर। पथराव में 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब तक इस मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 हथियार बरामद किए गए। केस अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने 14 टीमों का गठन किया। ये 14 टीमें इस वक्त काम करती हुई अब तक इस हिंसा से जुड़े करीब 100 वीडियो सामने आ चुके हैं और इन्हीं के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों ही दलों के सदस्यों पर केस दर्ज किया है। उन पर बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकालने का आरोप है और सीधे और सख्त लहजे में अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हर महीने के 3 सोमवार को सीएम नीतीश जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। लेकिन आज जनता दरबार में एक ऐसे शख्स के खिलाफ एक फरियाद पहुंचा जिस पर अपने रसूख के बल पर लाखों रुपए डकारने का आरोप है। हालांकि वो फरियादी दरबार तक पहुंच नहीं सका। कौन है वो शख्स, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर समझिए कि जनता दरबार में आने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ती है। हाथ में इंसाफ के गुहार की तख्ती और लबों पर सिस्टम के खिलाफ तलखी। ये है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा युवक भीम वर्मा, जिसके हाथ में पीले रंग की तख्ती में लिखे शब्दों से ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस तख्ती में साफ साफ लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी रेणु देवी रजिस्ट्री वापस करने के नाम पर मां और भाई को बंधक बनाकर 10 लोगों के सामने 60,50,000 रुपए लिए नेवरा थाना जाने पर एफआईआर भी नहीं ले रहा है। सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस सुभाष यादव का नाम ये युवक ले रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि लालू यादव का साला है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का भाई है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का मामा है। समस्या ये है सर कि हमारा ज़मीन पर कब्जा भी किए हुए हैं सर, और हमसे पैसा भी वापसी ले लिए हैं सर, 60,50,000 रुपये सर। सुभाष प्रसाद यादव सर पूर्व राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद जी के साले हैं सर। अब पैसा देने के नाम पर बोलते हैं कि तुम हमें 50 पैसा भी नहीं दिए। हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी बेहद लापरवाह रहा है। भीम वर्मा की माने तो पुलिस ने सुभाष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक के लिए भी मना कर दिया। गए थे तेजस्वी यादव के पास सर, तो बोले कि हमसे बातचीत नहीं रहता है, तुम जाओ एफआईआर करो। एफआईआर करने के लिए गए हैं सर, तो भी हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है सर। बोले कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, जो करना है कोर्ट से करो, जाओ। उम्मीद के साथ युवक जनता दरबार में पहुंचा तो था जरूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो जनता दरबार में गुहार नहीं लगा सका। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, युवक यहां पहुंचा जरूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने की वजह से ये अपनी गुहार मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं पाया। इसलिए समझना जरूरी है कि जनता दरबार में शामिल होना है तो आपको क्या करना होगा। जनता दरबार में शामिल होने के लिए एक ऐप बनाया गया है, JKDMM ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप किसी समस्या या शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप का पूरा नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, और इसे JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। JKDMM ऐप गूगल ऐप पर भी उपलब्ध है, यानी आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और मोबाइल नंबर दोनों ही देने होंगे। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो वो किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी यहां डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या, जिसे कि यूपीआई संख्या कहा जाता है, उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए मिलेगा। इस यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति जान सकता है। मोबाइल ऐप पर वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। जिनके पास मोबाइल नहीं है
वे बीडीओ, एसडीओ और डीएम इन तीनों ही अधिकारियों के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतनी प्रक्रिया पूरी अगर कर ली जाती है तो सीधे आप अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाते हैं। आपको वहां से कार्रवाई का आश्वासन मिलता है और मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान भी लिया जा सकता है। लेकिन जरूरी है कि आप इन प्रक्रियाओं का पालन जरूर करें। और अब बात एक बड़े फैसले की। जी हां, बिहार में अब मुफ्त में लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अब 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना का यह बूस्टर डोज दिया जाएगा। पूरी खबर देखिए और फिर खबर तो समझिए। बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना का बूस्टर डोज फ्री देगा। पहले नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण एजेंडा था और इसके पहले जो 60 साल के ऊपर के लोग थे उन्हें कोरोना का बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज फ्री दिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोगों को भी अब कोरोना का बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज फ्री में दिया जाएगा। अब तक इसके लिए सरकार ने पैसे का प्रावधान किया था और जो लोग बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज ले रहे थे उनके इसके लिए उन्हें पैसे की अदायगी करनी पड़ रही थी। लेकिन अब सरकार ने फ्री में देने का फैसला किया और इसके लिए कुल जो अनुमानित व्यय है वह 1314 करोड़ 15 लाख रुपए आएगा और इसके विरुद्ध जाकर सरकार ने 583 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जो है वह बिहार आकस्मिकता निधि से विमुक्त करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। तो निश्चित तौर पर बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना का प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज फ्री देगा। निश्चित तौर पर यह राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है कि उन्हें कोरोना का बूस्टर और प्रिकॉशन डोज अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब खबर तो समझिए। दरअसल केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस इस वक्त जारी की हुई है उस गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड टीके की तीसरी डोज के लिए 18 से लेकर 59 वर्ष आयु के लोगों को शुल्क देकर ये टीका लेना होगा, यानी कि ये बूस्टर डोज आपको पैसे देकर लेने होंगे। लेकिन बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बिहार में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वालों को अब किसी भी डोज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन की पहली 2 डोज पहले ही मुफ्त में दी जा चुकी है और अब टीके की ये तीसरी डोज, जिसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है, जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, ये प्रिकॉशन डोज के लिए भी बिहार के लोगों को अब कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों के लिए ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा, मुफ्त होगा, फ्री में होगा। पूरा खर्चा इसका राज्य सरकार खुद वहन करेगी। 1314 करोड़ रुपए बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे बूस्टर डोज को लेकर, जिसे आपको लेकर सुरक्षित करने के लिए ये तीसरा प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस पर खर्च तकरीबन 1314 करोड़ रुपए आएंगे, जिससे पूरी तरह से बिहार सरकार वहन करने वाली है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।